एक पल के लिए 70 और 80 के दशक वाले मुंबई के मस्जिद बंदर इलाके की कल्पना की जाए। हाँ, बहुत ही भीड़-भाड़ वाला इलाका। बिल्कुल, एकदम संकरी गलियां, ट्रकों की लगातार आवाजाही, हवा में उड़ती धूल और मतलब हर तरफ बिखरी हुई गंदगी। हाँ, एक टिपिकल होलसेल मार्केट का नजारा। सही कहा। और इसी उबाऊ और शोर शराबे वाले माहौल के बीच एक पारिवारिक बिजनेस चल रहा था। उनका काम क्या था? 15 किलो के बड़े बड़े टीन के डिब्बों में खुला तेल बेचना, जो कि देखने में बहुत ही साधारण सा थोक का व्यापार लगता है। हाँ, मतलब कोई भी आम इंसान इसे देखकर यही कहेगा कि इसमें कोई चमक दमक नहीं है, बस एक नॉर्मल सा बिजनेस है। और अगर हम इसे बिजनेस या इकोनॉमिक्स के नजरिए से देखें तो ये क्लासिक कमोडिटी ट्रैप था। कमोडिटी ट्रैप मतलब? देखिए, कमोडिटी बिजनेस का सीधा सा मतलब है कि आप जो बेच रहे हैं वही चीज सैकड़ों और लोग भी बेच रहे हैं। राइट। बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तेल किस दुकान से आ रहा है, उसे बस सस्ते दाम से मतलब होता है। हाँ, जहाँ 1 रुपया सस्ता मिला वहीं से ले लिया। एग्जैक्टली। इस पूरे ढांचे में सारा खेल सिर्फ 1 या 2 रुपए के मार्जिन का होता है। मतलब आप बाजार के भाव तय नहीं करते, बल्कि बाजार आपका भाव तय करता है। बिल्कुल। ऐसे बिजनेस में बड़ा मुनाफा कमाना या कोई क्रांतिकारी बदलाव लाना लगभग असंभव ही माना जाता है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि उसी मस्जिद बंदर की भीड़ भाड़ और उन खुले तेल के चिपचिपे कनस्तरों के बीच से एक ऐसे साम्राज्य की नींव रखी जा रही थी जिसकी कीमत आज की तारीख में 13,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। मैरिको। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मैरिको की। तो चलिए आज इस कहानी को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। बिल्कुल। आज के हमारे इस विस्तृत विश्लेषण के लिए हमारे पास जो मुख्य सोर्स है वो मैरिको के संस्थापक हर्ष मारीवाला का एक बहुत ही गहरा और विस्तृत इंटरव्यू है। मैरिको यानी वही कंपनी जो पैराशूट और सफोला जैसे ब्रांड्स बनाती है। और मैं यहाँ ये स्पष्ट कर दूं कि हमारी इस चर्चा का मिशन सिर्फ एक सफल कंपनी की कहानी सुनाना नहीं है। तो हमारा फोकस क्या रहेगा? हमारा असली मकसद है उन रणनीतियों, सप्लाई चेन के अर्थशास्त्र और कंज्यूमर साइकोलॉजी से जुड़े उन नगेट्स ऑफ नॉलेज को बाहर निकालना जो शायद किसी भी टॉप MBA क्लास में भी ना मिले। सही बात है। हम ये डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि ज़मीनी हकीकत पर लिए गए फैसले कैसे एक आम कमोडिटी को एक प्रीमियम ब्रांड में बदल देते हैं। और मुझे लगता है कि हम सब के लिए ये सफ़र इसलिए बहुत अहम है क्योंकि ये महज एक बिजनेस के स्टडी नहीं है। ये इस बात का मास्टर क्लास है कि इनोवेशन सिर्फ एयर कंडीशन लैब्स में नहीं होता, ये धूल भरी मंडियों में भी शुरू होता है। बिल्कुल, एकदम जमीन पर। तो शुरुआत करते हैं उस पहले बड़े कदम से जिसने इस ब्रांड की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। B2B यानी होलसेल व्यापार से सीधे B2C यानी कंज्यूमर तक पहुंचना, जो कि एक बहुत बड़ा शिफ्ट था। हाँ, तो खुला तेल बेचने वाले एक परिवार ने अचानक सीधे ग्राहकों को छोटे डिब्बों में तेल बेचने का रिस्क क्यों लिया? देखिए, इसके पीछे का अर्थशास्त्र बहुत ही सीधा था। जब आप 15 किलो के टीन में तेल बेच रहे हैं तो आप सिर्फ तेल बेच रहे हैं। लेकिन जब आप उसी तेल को एक छोटे पैक में डालते हैं और उस पर अपना नाम लिख देते हैं तो आप सिर्फ तेल नहीं बेचते, आप भरोसा और सुविधा बेच रहे होते हैं। ब्रांड वैल्यू, राइट? हर्ष मारीवाला ने ये समझ लिया था कि अगर प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ाना है तो उन्हें प्राइसिंग पावर चाहिए, यानी कीमत तय करने की ताकत। और वो ताकत कमोडिटी तो मिलती नहीं है। बिल्कुल नहीं। वो ताकत तभी मिलती है जब आप एक कंज्यूमर ब्रांड बनाते हैं। इसलिए उन्होंने टिन के डिब्बों से हटकर छोटे प्लास्टिक की बोतलों में पैराशूट तेल बेचने का फैसला किया। लेकिन मैंने सोर्स में पढ़ा था कि ये इतना आसान नहीं था। जब वो ये प्लास्टिक की बोतलें लेकर बाजार के व्यापारियों के पास गए तो व्यापारियों ने उन्हें सिरे से खारिज कर दिया। हाँ, और उनका कारण बहुत ही प्रैक्टिकल था। चूहे? मुझे बात पढ़कर इतनी हैरानी हो रही। चूहों की समस्या बहुत गंभीर थी उस समय। आज की तरह तो सुपरमार्केट्स होते नहीं थे, वो तो गोदाम होते थे जहां चूहों का राज चलता था। और चूहों को नारियल का तेल बहुत पसंद होता है। बिल्कुल। और उस दौर की जो प्लास्टिक बोतलें हुआ करती थी वो चौकोर होती थी, स्क्वायर शेप में। हाँ, तो यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात ये है कि ये सिर्फ एक पैकेजिंग की समस्या नहीं थी, ये एक डिस्ट्रीब्यूशन का नाइटमेयर था। नाइटमेयर कैसे? क्योंकि जब चूहों को बोतल में
चौकोर किनारे मतलब जो एजेस मिलते थे तो उन्हें अपने दांत गड़ाने के लिए एक ग्रिप मिल जाती थी। ओहो, तो वो कोनों से प्लास्टिक कुतर देते थे। एग्जैक्टली रात भर में वे कोने कुतर देते थे। सुबह तक व्यापारी का तेल भी बह जाता था, बोतल भी खराब हो जाती थी। और पूरे गोदाम के बाकी सामानों पर भी तेल फैल जाता होगा। हाँ, तो आप ही सोचिए, कोई भी दुकानदार सिर्फ एक नए ब्रांड के लिए इतना बड़ा आर्थिक नुकसान क्यों उठाएगा? कोई नहीं उठाएगा। और मुझे लगता है कि एक आम संस्थापक शायद इस लॉजिस्टिक फेलियर के बाद हार मान लेता, वापस टीन के डिब्बे पर चला जाता। लेकिन यहीं पर इनोवेशन का असली मतलब समझ आता है। मारीवाला ने बोतलों का आकार ही बदल दिया। उन्होंने चौकोर बोतलों की जगह पूरी तरह से गोल बोतलें बनवाई। राउंड और स्मूथ। अब चूहों को दांत गड़ाने के लिए कोई कोना या किनारा ही नहीं मिलता था, उनका मुंह फिसल जाता था। क्या बात है। और उन्होंने बोतलों को पूरी तरह से लीक प्रूफ भी बनाया है ना? हाँ, ताकि तेल की महक बाहर ना आए और चूहों को पता ही ना चले कि अंदर क्या है। ये प्रोडक्ट डिजाइन का एक बेहतरीन उदाहरण है जहां समस्या के सीधे रूट कॉज पर वार किया गया। लेकिन मेरी फेवरेट चीज तो इसकी टेस्टिंग का तरीका है। मतलब उन्होंने सचमुच चूहों का एक बड़ा पिंजरा लिया। हाँ बिल्कुल, सचमुच का पिंजरा। उसमें कई सारे चूहे डाले और अपनी नई गोल बोतलें उनके बीच रख दी। मैं इसे आज के टेक स्टार्टअप्स की भाषा में बीटा टेस्टिंग ही कहूंगा, लेकिन यहाँ बीटा टेस्टर सचमुच के चूहे थे। और वो टेस्टिंग सफल भी रही। कई दिनों तक जब चूहों ने बोतलों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया तो उन्होंने उसकी तस्वीरें खींची और वो तस्वीरें सेल्स टीम को दे दी। जी हाँ, वो तस्वीरें और उस पिंजरे का पूरा डेटा सेल्स टीम को दिया गया ताकि वे दुकानदारों के सामने ये सबूत पेश कर सकें कि देखिए हमारा माल अब सुरक्षित है। और इस जमीनी इनोवेशन का असर ये हुआ कि व्यापारियों का डर खत्म हो गया और अगले कुछ ही सालों में पैराशूट का मार्केट शेयर 15% से उछलकर सीधे 50% तक पहुंच गया, जो कि एक मैसिव जंप है, बहुत बड़ा। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक सवाल आता है, अब अगर मेरी कंपनी का मार्केट शेयर 50% हो जाए और अचानक बाजार में वैसी ही नीली बोतलों में नकली तेल बिकने लगे, तो मेरा पहला कदम क्या होगा? मैं वकीलों की फौज खड़ी करूंगा और उन नकलचियों पर मुकदमा ठोकूंगा। जो कि ज्यादातर लोग करते हैं। क्या मारीवाला ने भी कानूनी रास्ता अपनाया था? देखिए, कानूनी लड़ाइयां बहुत धीमी और महंगी होती हैं और भारत जैसे देश में जहां हर दूसरी गली में एक नकली फैक्ट्री खुल सकती है, वहां मुकदमा करना एक अंतहीन चक्र है। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने वकीलों की जगह मैन्युफैक्चरिंग मोड का इस्तेमाल किया। मैन्युफैक्चरिंग मोड मतलब उन्होंने कुछ ऐसा बनाया जिसकी नकल करना लोकल प्लेयर्स के लिए आर्थिक रूप से संभव ही न हो। अच्छा, वो सर्दियों वाली बात। बिल्कुल, हम सब जानते हैं कि सर्दियों में नारियल का तेल जम जाता है। हाँ। तब उस गोल बोतल से तेल निकालना बहुत मुश्किल होता था। हाँ, उसे धूप में रखना पड़ता है। और इसी असुविधा का फायदा उठाकर कुछ नकलची बाजार में चौड़े मुंह वाले डब्बे ला रहे थे। तो मैरिको ने तुरंत सर्दियों के लिए बड़े मुंह वाला यानी वाइड माउथ वाला एक प्लास्टिक का जार बाजार में उतार दिया। लेकिन जब उस जार की भी नकल होने लगी, तब उन्होंने एक और मास्टर स्ट्रोक खेला, राइट? सटीक। उन्होंने इटली से एक खास फ्लिप टॉप मोल्ड मंगाया। फ्लिप टॉप? ये वही ढक्कन है जिसे हम आज अपनी उंगली से एक झटके में खोल लेते हैं, टिक की आवाज के साथ। एग्जैक्टली, वही वाला। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती, एक ढक्कन किसी कॉपीकैट को कैसे रोक सकता है? क्योंकि उस खास ढक्कन को बनाने वाली जो इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन थी और उस मोल्ड की जो कीमत थी, वो उस समय लाखों करोड़ों में थी। ओह, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा था। बिल्कुल। जो लोकल व्यापारी अपने घर के पीछे के शेड में नकली नीली बोतलें बना रहा था, उसके पास इतना पैसा ही नहीं था कि वो इटली से वो तकनीक खरीद सके। समझ गया। इस भारी लागत ने एक बहुत बड़ा एंट्री बैरियर बना दिया। हाँ, और इस एक तकनीकी कदम ने मैरिको को बाजार में नकलचियों से हमेशा के लिए 2 साल आगे कर दिया। यार, ये तो बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि ये तो हमने बात की एक मौजूदा कमोडिटी को सुधारने की, लेकिन अगर हम उनके दूसरे ब्रांड की तरफ देखें, सफोला। सफोला। वहां उन्होंने एक पूरी नई कंज्यूमर माइंडसेट को ही जन्म दे दिया। अब 80 या 90 के दशक के भारत की कल्पना करें, जब लोग घी और मक्खन को ही सेहत का राज मानते थे। बिल्कुल, हार्ट केयर जैसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। हाँ, मतलब कोलेस्ट्रॉल शब्द तो आम आदमी की डिक्शनरी में था ही नहीं। ऐसे समय में सफोला को एक हेल्थ ब्रांड के तौर पर स्थापित करना बहुत बड़ा जोखिम था। ये एक ऐसा दांव था जहां वे आज के लिए नहीं बल्कि आने वाले 10 सालों के लिए बाजार तैयार कर रहे थे। फ्यूचर की तैयारी। हाँ, और उन्होंने सिर्फ विज्ञापन देकर काम नहीं चलाया, उन्होंने एक पूरा इकोसिस्टम बनाया। इकोसिस्टम कैसे?
उन्होंने लोगों के लिए फ्री कोलेस्ट्रॉल चेकअप कैंप लगाए, हार्ट केयर से जुड़ी डाइट बुक्स छापी और इस काम में सबसे बड़ी बारीकी ये थी कि उन्होंने ये डाइट बुक्स स्थानीय खान-पान के हिसाब से बनाई। मतलब रीजनल डाइट्स। बिल्कुल। गुजरातियों के लिए अलग डाइट चार्ट था, जहां ढोकला और खांडवी को कम तेल में बनाने की विधि थी, और उत्तर भारतीयों के लिए अलग चार्ट था। अमेजिंग। वे सिर्फ तेल नहीं बेच रहे थे, वे एक वैज्ञानिक जीवन शैली बेच रहे थे। सही कहा। लेकिन इसी हेल्थ इमेज के चक्कर में उन्हें एक बहुत बड़ा झटका भी लगा था। मतलब एक फेलियर। हाँ, बेक्ड स्नैक्स वाला फेलियर। हाँ, सफोला ने सोचा कि चूंकि वे एक हार्ड के ब्रांड है तो क्यों ना वे बेक्ड स्नैक्स बाजार में उतारें। उनका तर्क बहुत सीधा था कि भारत में लोग शाम को तली हुई चीजें खाते हैं जो सेहत के लिए बुरी हैं। तो वो हमारे हेल्दी बेक्ड स्नैक्स खाएंगे। लेकिन ये प्रोडक्ट बुरी तरह फ्लॉप हो गया। बहुत बुरी तरह। तो अब यहाँ एक सवाल उठता है, क्या एक ब्रांड को अपनी कोर फिलॉसफी जैसे कि हेल्थ उस पर ही अड़े रहना चाहिए भले ही प्रोडक्ट ना बिके? आखिर उन बेक स्नैक्स में ऐसा क्या गलत था? देखिए, इस असफलता के पीछे जो मैकेनिज्म काम कर रहा था वो भारतीय उपभोक्ता का मनोविज्ञान था। कंज्यूमर साइकोलॉजी। हाँ, मैरिको ने जब रिसर्च की तो उन्होंने पाया कि शाम के 5 बजे की जो भूख होती है ना, वो शारीरिक भूख से ज्यादा एक मानसिक भूख होती है। क्रेविंग होती है। बिल्कुल। दिन भर के काम के बाद शाम की चाय के साथ इंसान को सिर्फ आराम और स्वाद चाहिए होता है, कंफर्ट एंड टेस्ट। उस वक्त उसे समोसा या कचौरी ही चाहिए। एग्जैक्टली। बेक स्नैक्स खाकर उसे ऐसा लगता था जैसे वो कोई सजा भुगत रहा हो या बीमार हो। हाँ, वो सूखी सूखी डाइट वाली फीलिंग। तो मैरिको को ये समझ आ गया कि भारत में शाम का नाश्ता सेहत के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ स्वाद के लिए होता है। इसे ही हम बिजनेस की भाषा में इंटेलिजेंट फेलियर कहते हैं। इंटेलिजेंट फेलियर। यानी आप फेल हुए, लेकिन उस फेलियर ने आपको कंज्यूमर के दिमाग का एक ऐसा राज बता दिया जो शायद करोड़ों की रिसर्च से भी नहीं मिलता। और उन्होंने इस राज का बेहतरीन इस्तेमाल किया। इसी समझ को आधार बनाकर उन्होंने बाद में सफोला मसाला ओट्स लॉन्च किया। ओहो, ये तो बहुत बड़ा हिट था। हाँ, क्योंकि उससे पहले भारत में ओट्स मीठे दूध के साथ खाए जाते थे, जो भारतीयों को बिल्कुल पसंद नहीं था। क्योंकि हमारा नाश्ता तो नमकीन और मसालेदार होता है ना, जैसे पोहा, उपमा या पराठा। बिल्कुल। तो मैरिको ने ओट्स में भारतीय मसाले डाल दिए। उसने उपमा और खिचड़ी जैसी बनावट ले ली। अब ये सिर्फ सेहतमंद नहीं था, ये स्वादिष्ट भी था। और मैंने पढ़ा था कि इस एक बदलाव से उन्होंने 300 करोड़ रुपए का एक बिल्कुल नया मार्केट खड़ा कर दिया, जिसमें खुद उनका मार्केट शेयर 80% हो गया। ये साफ दर्शाता है कि आप कंज्यूमर की थाली और उसकी सदियों पुरानी आदतों से लड़कर बिजनेस नहीं बना सकते। आपको उनकी आदतों के अंदर ही अपने प्रोडक्ट को फिट करना होता है। सही कहा। यार, ये सब सुनने में बहुत शानदार लगता है। मतलब बेहतरीन प्रोडक्ट बन गया, डिस्ट्रीब्यूशन सेट हो गया, कंज्यूमर की नब्ज पकड़ ली। लेकिन बिजनेस की दुनिया का एक कड़वा सच भी है। हाँ, जब आप इतने सफल हो जाते हैं तो समुद्र की बड़ी मछलियां आपको निगलने आ जाती हैं। बिल्कुल। बात है 1997 की। दुनिया की सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनियों में से एक यूनिलीवर अपने तेल ब्रांड निहार के साथ बाजार में उतरी। उनका लक्ष्य सीधा पैराशूट को खत्म करना था। और मारीवाला को सीधा फोन आया था। हाँ, या तो अपनी कंपनी हमें बेच दो या हम तुम्हें बाजार से मिटा देंगे। ये तो सीधे सीधे धमकी थी। देखिए, 700 करोड़ की एक भारतीय कंपनी के सामने एक ऐसा ग्लोबल दिग्गज खड़ा था जिसके पास असीमित पूंजी थी, दुनिया भर के बेहतरीन मार्केटर थे और एक विशाल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क था। डेविड वर्सेस गोलियात वाली सिचुएशन। बिल्कुल। ऐसे भारी दबाव में अच्छे संस्थापक अपनी कंपनी बेचकर रिटायर हो जाते हैं। लेकिन मारीवाला ने अपनी और दुश्मन की ताकत का गणितीय आकलन किया। अगर मैं इसे एक एनालॉजी से समझाऊं तो यूनिलीवर एक विशाल कार्गो शिप की तरह था, बेहद ताकतवर, लेकिन उसे मुड़ने या दिशा बदलने में मीलों का समय लगता है। बहुत बढ़िया एनालॉजी। और दूसरी तरफ मैरिको एक छोटी स्पीड बोट की तरह था, भले ही आकार में छोटा, लेकिन इतना फुर्तीला कि लहरों के बीच किसी भी दिशा में तुरंत मुड़ सकता है। एनालॉजी के तौर पर यह स्थिति बिल्कुल ऐसी ही थी। मैरिको ने अपनी इस फुर्ती का इस्तेमाल किया। उन्होंने कॉर्पोरेट अहंकार में आकर यूनिलीवर से सीधी टक्कर नहीं ली। तो उन्होंने क्या रणनीति अपनाई? इसके बजाय उन्होंने अपना एडवर्टाइजिंग बजट बढ़ा दिया ताकि टीवी पर वे यूनिलीवर जितने ही बड़े दिखें। परसेप्शन मैनेजमेंट। हाँ, लेकिन असली लड़ाई जमीन पर लड़ी गई। उन्होंने अपना फोकस उन छोटे ग्रामीण इलाकों पर लगा दिया जहां यूनिलीवर का वो विशाल कार्गो शिप
आसानी से नहीं पहुंच सकता था। और इसी दौरान निरमा के फाउंडर करसनभाई पटेल ने मारीवाला को एक ऐसी सलाह दी जिसने इस पूरी लड़ाई का मनोवैज्ञानिक रुख ही बदल दिया। वो सलाह बहुत क्रिटिकल थी। करसनभाई पटेल ने फाउंडर्स मेंटालिटी और मैनेजर्स मेंटालिटी के बीच का फर्क समझाया था। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने मारीवाला से कहा, यूनिलीवर का जो भी मैनेजर निहार ब्रांड को संभाल रहा है, उसके लिए ये सिर्फ 9 से 5 की एक नौकरी है। अगर निहार फेल भी हो गया तो वो अपनी स्प्रेडशीट बंद करेगा और किसी दूसरे देश में ट्रांसफर ले लेगा। लेकिन तुम्हारे लिए पैराशूट तुम्हारी जिंदगी है। एग्जैक्टली, ये तुम्हारा नाम है, तुम इसे बचाने के लिए अपनी जान लगा दोगे। जबकि वो मैनेजर सिर्फ एक अच्छी परफॉर्मेंस रिपोर्ट बनाना चाहता है। ये एक बहुत ही गहरी बात है। जब दांव पर आपकी जिंदगी लगी हो तो आप उस इंसान से हमेशा बेहतर लड़ेंगे जिसके दांव पर सिर्फ एक प्रमोशन लगा हो। बिल्कुल। और इसी जुनून का नतीजा था कि 3-4 साल की भारी मशक्कत के बाद यूनिलीवर का निहार ब्रांड से मोहभंग होने लगा। क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनियों को जल्दी नतीजे चाहिए होते हैं। जब निहार मार्केट शेयर नहीं छीन पाया तो यूनिलीवर का फोकस उस पर से हट गया। और फिर 2002 में जो हुआ वो M&A यानी मर्जर और एक्विजिशन के इतिहास की सबसे अचंभित करने वाली घटना थी। मैरिको ने उसी यूनिलीवर से निहार ब्रांड को खरीद लिया जिसने उन्हें मिटाने की धमकी दी थी। ये सिर्फ एक व्यापारिक सौदा नहीं था, एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट था। एक तरह से अपनी जीत का ऐलान था। और इसी घटना से मैरिको की भविष्य की अधिग्रहण रणनीति भी तय हुई। मैरिको का उसूल बन गया कि वे उन कैटेगरी में कभी प्रवेश नहीं करते जब मल्टीनेशनल कंपनियां बहुत मजबूत हैं। जैसे कि शैम्पू या साबुन का मार्केट। हाँ, वे सिर्फ वहीं खेलते हैं जहां उनका राइट टू विन यानी जीतने का अधिकार पक्का हो। और मुझे लगता है कि आज के समय में भी वे इसी पर चल रहे हैं। जब वे नए D2C ब्रांड्स जैसे बियर्डो, प्लिक्स या जस्ट हर्ब्स को एक्वायर कर रहे हैं। बिल्कुल, वे इन नए ब्रांड्स को अपनी उस डिस्ट्रीब्यूशन ताकत से जोड़ देते हैं जिसे उन्होंने दशकों तक सड़कों पर लड़के बनाया है। तो बाहर के दिग्गजों को तो उन्होंने हरा दिया, लेकिन जब कोई कंपनी 13,000 करोड़ की हो जाती है तो असली खतरा बाहर से नहीं बल्कि अंदर से आता है। अंदर की ब्यूरोक्रेसी। हाँ, अक्सर इतनी बड़ी कंपनियां सुस्त सरकारी दफ्तरों जैसी बन जाती हैं जहाँ फाइलों और अप्रूवल में ही महीनों लग जाते हैं। मैरिको ने खुद को इस ब्यूरोक्रेसी से कैसे तो बचाया? कैसे? इसका जवाब उनके काम करने के तरीके यानी उनकी फ्लैट हायरार्की में छिपा है। मैरिको के दफ्तर में कोई बंद कैबिन नहीं होते। सब ओपन में बैठते हैं। सब खुले में बैठते हैं और एक दूसरे को उनके पहले नाम से बुलाते हैं। सर या मैडम कल्चर नहीं है। वाओ। लेकिन इससे भी अहम है उनका क्रिटिक वर्सेस क्रिटिसिज्म का सिद्धांत। ये क्या होता है? दोनों शब्द तो एक जैसे ही लगते हैं। बहुत बड़ा फर्क है। अगर कोई आइडिया काम नहीं कर रहा है तो मीटिंग में ये नहीं कहा जाता कि तुम्हारा काम बेकार है, जो कि क्रिटिसिज्म है। तो वो क्या कहते हैं? बल्कि ये कहा जाता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं इस समस्या को इस तरह से सुलझाता। ये क्रिटिक है। अच्छा, ये एक छोटा सा बदलाव है, लेकिन इससे कर्मचारी डिफेंसिव नहीं होते। बिल्कुल, और चर्चा तुरंत समाधान की ओर मुड़ जाती है। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा असहमत होना चाहूंगा। बताइए। देखिए, एक 10 लोगों के स्टार्टअप में फ्लैट हायरार्की और हर बात पर छूट देना अच्छा लगता है, लेकिन 13,000 करोड़ की विशाल कंपनी में जहां हजारों लोग काम कर रहे हों, क्या इतनी छूट और एम्पावरमेंट देना एक बहुत बड़ा रिस्क नहीं है? ये डर हर लीडर को होता है। हाँ, मतलब अगर किसी ने अपनी आज़ादी का गलत फायदा उठाया तो पूरी कंपनी में अनुशासनहीनता फैल सकती है। ये एक बहुत ही वाजिब डर है, लेकिन यहीं पर सिस्टम के गार्डरेल्स काम आते हैं। मारीवाला का मानना है कि एम्पावरमेंट से मिलने वाला इनोवेशन का फायदा अनुशासनहीनता के रिस्क से कहीं ज्यादा बड़ा होता है। वो कैसे? अगर आप 10 लोगों पर भरोसा करते हैं तो शायद एक व्यक्ति उस आजादी का गलत फायदा उठाएगा। तो समझदारी इसमें है कि आप उस एक खराब व्यक्ति को सिस्टम से बाहर कर दें, बजाय इसके कि आप सबके लिए नियम कड़े कर दें। एग्जैक्टली। कई कंपनियां क्या करती हैं, वे उस एक व्यक्ति की गलती के डर से इतने कड़े नियम बना देती हैं कि बाकी 9 अच्छे लोगों की रचनात्मकता भी खत्म हो जाती है। पुलिस छावनी बन जाता ऑफिस। हाँ, और बिना ट्रस्ट और साइकोलॉजिकल सेफ्टी के कोई भी कर्मचारी नया आइडिया टेस्ट करने का रिस्क नहीं उठाएगा। और शायद इसीलिए HR का रोल मैरिको में इतना अलग है। आमतौर पर HR का काम सिर्फ हायरिंग, फायरिंग और दिवाली पर रंगोली बनवाना माना जाता है, जो कि एक टिपिकल स्टीरियोटाइप है। हाँ, लेकिन वहाँ HR को कंपनी की आंख और कान माना गया है।
जिसका काम ये भापना है कि कौन सा कर्मचारी किस पर्सनल स्ट्रेस से गुजर रहा है। क्योंकि देखिए, एक इंसान मशीन नहीं है। अगर वो घर पर किसी तनाव में है तो उसका असर उसके ऑफिस के फैसलों पर पड़ेगा ही। बिल्कुल पड़ेगा। तो एचआर का काम उस तनाव को पहचानना और एक सपोर्ट सिस्टम देना है। अब अगर हम उस इंसान की बात करें जिसने ये पूरा कल्चर बनाया है, तो एक बात बहुत चौंकाती है। उनकी एजुकेशन के बारे में। हाँ, हर्ष मारीवाला के पास किसी बड़े संस्थान से कोई फॉर्मल एमबीए की डिग्री नहीं है। उन्होंने जो कुछ भी सीखा वो किताबें पढ़कर और बाजार में घूमकर लोगों से बात करके सीखा है। ये एक लीडर की निरंतर सीखने की क्षमता यानी लर्निंग एजिलिटी को दर्शाता है। और उनका पर्सनल रूटीन भी बहुत सख्त है, मैंने पढ़ा था। बहुत सख्त। सुबह 7 बजे उठना, व्यापारिक दुनिया की खबरें पढ़ना, 15 मिनट मेडिटेशन, गोल्फ खेलना और जिम जाना। और वो एक गिविंग बैक फिलॉसफी में भी बहुत मानते हैं। हाँ, वे हर महीने 25 से 30 युवा एंटरप्रेन्योर्स को बिना किसी आर्थिक स्वार्थ के मेंटोर करते हैं। फ्री में? बिल्कुल। और उनके कुछ बुनियादी उसूल भी हैं जो उन्होंने कभी नहीं छोड़े। जैसे कि कंपनी के पैसे की बेतहाशा बर्बादी नहीं करना, नो स्प्लर्जिंग, अहंकार को दफ्तर के बाहर रखना और व्यापार में पूरी पारदर्शिता रखना। लेकिन मेरे लिए सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि एक अरबपति इंसान जिसका प्रोडक्ट आज भारत की 60 लाख से ज्यादा रिटेल दुकानों में रखा है, वो आज भी खुद महीने में एक बार साधारण किराना दुकानों और सुपरमार्केट्स में जाता है। ये सबसे बड़ी बात है। हाँ, वो वहां खड़े होकर ग्राहकों से बात करता है कि उन्होंने कोई खास ब्रांड क्यों उठाया। क्योंकि एक सीईओ का एयर कंडीशन बोर्ड रूम में बैठकर सिर्फ कंप्यूटर के डैशबोर्ड देखना किसी भी कंपनी के पतन की पहली सीढ़ी होती है। सही बात है। डैशबोर्ड आपको ये तो बता सकता है कि बिक्री गिर रही है, लेकिन क्यों गिर रही है ये आपको सिर्फ एक किराना दुकान पे खड़ा ग्राहक ही बता सकता है। डेटा आपको पीछे का सच नहीं बताता। बिल्कुल। जब एक लीडर अपनी जड़ों से और जमीनी हकीकत से कट जाता है, उसी दिन से बिजनेस का असली कंट्रोल उसके हाथ से फिसलने लगता है। तो आज के इस विस्तृत विश्लेषण से जो अहम बातें निकल कर आती हैं वो बिल्कुल साफ हैं। पहला, अगर आपको कोई नया आइडिया टेस्ट करना है तो उसे जमीन पर उतारिए, उसके मैकेनिज्म को समझिए, भले ही उसके लिए चूहों का पिंजरा ही क्यों ना इस्तेमाल करना पड़े। बिल्कुल। दूसरा, अपने से बड़े विरोधियों को देखकर घबराएं नहीं, बल्कि अपनी फुर्ती और फाउंडर्स मेंटालिटी को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाएं। और अपनी टीम पर भरोसा करें, कुछ गलतियों के डर से पूरे सिस्टम को पुलिस छावनी न बनाएं। और सबसे जरूरी बात जो आपने कही कि हर असफलता के विज्ञान को समझें, कंज्यूमर की आदतों से लड़े नहीं बल्कि उन आदतों के इर्द गिर्द अपने प्रोडक्ट को ढालें। तो इन शानदार इंसाइट्स के साथ यह चर्चा एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा करती है हम सबके लिए। हर्ष मारीवाला ने बिना किसी फॉर्मल एमबीए के सिर्फ दुकानों में जाकर ग्राहकों से सीधे बात करके और उनकी आदतों को देखकर ये विशाल साम्राज्य खड़ा कर दिया। सही बात है। तो आज के इस डेटा ड्रिवन एल्गोरिथम और एआई के अति आधुनिक दौर में यह सोचने वाली बात है कि क्या कंपनियां अपने डैशबोर्ड्स और स्प्रेडशीट के आंकड़ों में इतनी उलझ गई हैं कि वे उस असली इंसानी शॉपर बिहेवियर को ही भूल रही हैं, जो सिर्फ जमीन पर उतरकर ही समझा जा सकता है। बिल्कुल। क्या बिजनेस का सबसे असली ज्ञान कंप्यूटर स्क्रीन पर नहीं बल्कि हमारी सड़कों की छोटी छोटी दुकानों पर मौजूद है? ये सोचने वाली बात है। इस गहरी और ज्ञानवर्धक चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी ये डीप डाइव यहीं समाप्त होती है।